नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है संदीप गुप्ता ने। संदीप गुप्ता का सवाल ये है कि क्या एक मल्टी कैप फंड के मुकाबले यदि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ में एक स्मॉल कैप फंड लिया जाए तो इससे विद 2 AMCs एंड 2 स्टाइल्स हम अचीव कर सकते हैं। संदीप, ऐसा है कि आप बिल्कुल अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स ले सकते हैं। फिर ऐसे में 2 क्यों, आप 3 भी ले सकते हैं। लार्ज कैप एक अलग फंड, मिड कैप दूसरा और स्मॉल कैप तीसरा। तो इस तरह से भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप मल्टी कैप फंड लेते हैं तो यहाँ पर क्योंकि जो सेबी के मैंडेट्स हैं उसके हिसाब से 25% इन ईच कैटेगरी इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि 75% जो है वो एलोकेशन 25, 25, 25 के हिसाब से होगा। लेकिन जो बाकी का 25% है इसे जो भी फंड हाउस का डिसीजन है, उन्होंने जैसे भी ये डिसाइड किया हुआ है या फिर मार्केट के हिसाब से वो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही फंड में यदि इसको मैनेज किया जा रहा है तो उस केस में ये जो 25% का एलोकेशन जिस तरह से इन्वेस्टेड होगा उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप बिल्कुल यदि 3 स्कीम्स आप मैनेज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और मल्टी कैप फंड्स के जरिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी संभव है। और कई बार आप अगर देखें तो ऐसा भी पाया जाता है कि जहां पर एक ही मल्टी कैप फंड में आपने इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू कि आपने 3 अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो इसका कोई फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार ये डिसीजन ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है। इनका नाम लिखा हुआ है BRJ और सवाल ये है कि BRJ बता रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और SIP कर रहे हैं बल्कि उसमें, और साथ ही एक और इंटरनेशनल फंड ऐड करना चाहते हैं, उस पर मेरा सजेशन मांग रहे हैं। तो BRJ जी, आप क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज्ड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, साथ में आप एक पैसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और ऐसे में नैस्डैक 100 फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस हो सकती है। तो आप ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 या मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। और क्योंकि ये पैसिव फंड है तो उस हिसाब से यदि मैं कहूं कि ICICI प्रूडेंशियल की ऑलरेडी एक स्कीम आप कर रहे हैं तो दूसरी स्कीम किसी और AMC की कीजिए। यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कीम में आप कर रहे हैं वो एक्टिवली मैनेज फंड है और दूसरा फंड जो मैंने अभी सजेस्ट किया है ये एक पैसिव फंड है। और पैसिव फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो आप जानते हैं कि जो इंडेक्स है उसको मिमिक करता है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप जो मैंने 2 स्कीम्स का आपको सजेशन दिया है उनमें से किसी भी एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर अभय ने। अभय जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें मेरे एसेट ब्लू चिप फंड से मल्टी कैप फंड में स्विच करना चाहिए। तो अभय, पहली बात मैं बता दूं कि मेरे एसेट ब्लू चिप फंड जिसका आपने जिक्र किया है, मेरे हिसाब से आप इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे एसेट का जो लार्ज कैप फंड है वो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के नाम से है, और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप फंड से मेरे एसेट मल्टी कैप फंड में स्विच करना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड अपने आप में एक बहुत अच्छा फंड है। तो लार्ज एंड मिड कैप में आपको एक्सपोजर मिल रहा है। अब यदि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है तो अलग से आप एक स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं
और स्मॉल कैप फंड में मेरे हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, और उसके अलावा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप इन स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लार्ज एंड मिड कैप फंड यानी कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उसमें आप बने रहिए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। और मुस्तफ़ा जी का सवाल यह है कि उन्हें 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और डॉटर्स के लिए, एक डॉटर 3 इयर्स ओल्ड है और दूसरी 7 इयर्स ओल्ड, और 20 ईयर की आप बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 20 साल के लिए आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स होने चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप बात करते हैं 20 साल की, तो ऐसा कहना मुश्किल होगा कि जिस स्कीम में आप आज कर रहे हैं 20 साल तक उन्हीं स्कीम में आप बने रहें। तो यानी कि समय समय पर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होगा, और यदि किसी वक्त पर ऐसा लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है तो वो भी आपको करना होगा। लेकिन इस वक्त पर कि आपको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और आपको किसी बदलाव की ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको कुछ स्कीम्स के नाम बता रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय समय पर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। और बहुत फ्रीक्वेंट बदलाव करना सही नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय तक यदि स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही हैं, अपने पीयर के मुकाबले परफॉर्म नहीं कर रही हैं वैसा, तो ऐसे में आपको डेफिनेटली बदलाव करने के बारे में भी सोचना चाहिए। 20 साल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्कीम मैं कहूँगा कि आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, और वो स्कीम हो सकती है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। साथ ही अलग से भी एक मिड कैप फंड आप शामिल कीजिए, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस रहेगी। स्मॉल कैप में आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को चुन सकते हैं। साथ ही यदि एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके पोर्टफोलियो में रहे, यानी कि ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट और गोल्ड वगैरह में होता है, तो वो भी अच्छा रहेगा। और ऐसे में आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप चुन सकते हैं, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। और ऐसे में आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, या फिर आप इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और नैस्डैक 100 में ही यदि किसी और फंड हाउस की हम बात करें तो कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स भी कंसिडर किया जा सकता है। तो यानी कि एक लार्ज मिड कैप फंड, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड, इनका मैंने आपको सुझाव दिया है। और क्योंकि आप SIP के जरिए तो इन स्कीम में कर ही सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा है कि आप लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लमसम भी आप इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में कीजिए। आप पूरे पैसे को एक ही दिन इन्वेस्ट करने के बजाय यदि कुछ इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे तो थोड़ा रिस्क कम रहेगा, और आप इसके लिए सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान यानी कि STP का सहारा भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रैनित डे ने। रैनित ने पहले तो कहा है कि उन्हें हमारे वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और वो वीडियोस को देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपके इस एप्रिसिएशन के लिए। और साथ ही रैनित, आपने जो सवाल पूछा है कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का 12 लाख का, उसमें से क्या आपको पैसे विड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि आप एक घर परचेज़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उस 12 लाख में से 6 लाख रुपीज़ विड्रॉ करना चाहते हैं। और दूसरा आपके पास में ऑप्शन ये है कि आपके पास जो 4 लाख रुपए हैं उससे आप यूज़ करें और बाकी का आप लोन ले लें, तो क्या बेहतर रहेगा? देखिए, यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और क्योंकि इसमें अच्छी खासी ग्रोथ भी हो गई होगी, आप 2017 से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यदि आप 6 लाख रुपीज़ यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, ये सही रहेगा। आप 6 लाख रुपीज़ यहाँ से रिडीम कीजिए। 4 लाख रुपीज़ आपके पास में हैं और आपको होम लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप होम लोन लेते हैं तो इसका मतलब
आप शायद SIP अपनी बढ़ा ना पाएँ या जो चल रही हों उनको स्टॉप करें, क्योंकि EMI स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं से तो आपको कंपनसेट करना होगा। तो मेरे हिसाब से आप अमाउंट विड्रॉ कर लें और अपने SIP अमाउंट को बढ़ा लें। लोन लेने पर आपको जितनी EMI पे करनी होती उससे अच्छा है कि उतने अमाउंट की आप SIP और बढ़ा लें। और क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉफिट के साथ निकल रहे होंगे तो मेरे हिसाब से कुछ गलत भी नहीं है। और साथ में आप अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ा लेंगे तो जिन फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि यदि आप लोन नहीं ले रहे हैं तो आपको अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना है, ये आप ध्यान रखिए। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर गणेश जाधव ने। और गणेश का सवाल इनकम टैक्स को लेकर है। गणेश जानना चाहते हैं कि क्या यदि हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे, यानी कि कुछ अमाउंट वाइफ को गिफ्ट करे और वाइफ उस पैसे को इन्वेस्ट करे, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हस्बैंड को लगेगा या वाइफ को लगेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक बात और ऐड की है, वो ये कहा है कि यदि उस गिफ्ट के अमाउंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाकर उस पर टैक्स पे किया जाए। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, यदि हस्बैंड वाइफ को कुछ गिफ्ट देता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपोर्ट करके उस पर टैक्स भरेंगे, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? पहली बात तो वो मुझे नहीं पता। लेकिन यदि आप, जैसा मैंने कहा कि हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है और उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो बिल्कुल उस केस में अंडर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है। यानी कि यदि हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, वाइफ ने वो पैसे इन्वेस्ट किए, यानी कि जब वाइफ के पास पैसे आए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वाइफ जब उन पैसे को इन्वेस्ट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स जनरेट होंगे वो हस्बैंड की इनकम में ऐड होंगे और वो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। उस पर हस्बैंड को इनकम टैक्स पे करना होगा। ये वाइस वर्सा भी है। यदि वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है और हस्बैंड उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में भी उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो वाइफ की इनकम में ऐड होगा। तो नॉर्मल तो ऐसा होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिपोर्ट करके और टैक्स पे कर देंगे, तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा आप कर देते हैं कि वो इनकम ऑलरेडी टैक्स पेड मनी हो जाती है, तो फिर इस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं होगी, बल्कि उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, तो यदि वाइफ के हाथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो वाइफ की ही इनकम वो मानी जाएगी, फिर हस्बैंड की इनकम में उसे ऐड नहीं करना होगा। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है। इससे अच्छा तो यही है कि जो इनकम वाइफ के हाथ में आ रही है उसे एग्जेम्प्ट इनकम ही रखा जाए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उस इनकम को, जैसा कि प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही है उसे हस्बैंड की इनकम में ऐड कर दिया जाए। तो आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपके कुछ सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।